नमस्कार स्टूडेंट्स, सोनी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। तो दोस्तों देखिए, हमने राजस्थान के महल भी पूरे कर लिए हैं और जो अगला टॉपिक हमारा शुरू होने जा रहा है राजस्थान कला और संस्कृति का, वो टॉपिक है राजस्थान की वेशभूषा। वेशभूषा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा टिपिकल जरूर है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अच्छे कंटेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वेशभूषा में देखिए कौन कौन से हैं। तो एक चीज है अधोवस्त्र, एक शब्द आता है अधोवस्त्र, एक आता है अधिवास। अधोवस्त्र होता है कमर से ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र और अधिवास होता है कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र। तो अधोवस्त्र कमर से ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र क्या कहलाते हैं? अधोवस्त्र कहलाते हैं। ठीक है, पहले हम लेते हैं पुरुषों की वेशभूषा। तो पहले हम पुरुषों की वेशभूषा पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ले रहे हैं हम अंगरखी। मैं सामान्य आपको बता दूं अंगरखी क्या होती है। ये शरीर के ऊपर पहनी जाती है और मुख्य रूप से आपने देखा होगा कि अपने गांव में जो बुजुर्ग दादा लोग हैं 50 साल से ऊपर के, वो जो यहाँ पर एक बनियान पहनते थे यहाँ से लेकर यहाँ तक, सूती सफ़ेद कपड़े की, और उसमें एक जेब होता था, उसमें एक बटन भी या चैन भी लगा देते हैं। आजकल अपना पोतिया, अपना तम्बाकू, अपने पैसे या अपना मोबाइल भी उसमें रखते हैं। तो बुजुर्गों के द्वारा जो पहनी जाती है ऊपर शरीर में, जो सफ़ेद रंग की बनियान होती है मोटे कपड़े की, वो क्या कहलाती है? वो ही अंगरखी है। तो देखिए यहाँ पर अंगरखी, ये शरीर के ऊपरी हिस्से में पहनी जाती है। पहली बात तो शरीर के उस ऊपरी हिस्से में पहनी जाती है। जो मैंने बताया था, गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं अपने, वो जो सफ़ेद मोटे कपड़े की जो बनियान पहनते हैं और यहाँ जो जेब होता है वही अंगरखी है। तो शरीर के ऊपरी हिस्से में पहनी जाती है। इसके अन्य नाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कि अंगरखी के और क्या क्या नाम है। तो देखिए आप, बुगतई, दूतई, तनसुख, ये इसी के नाम आ रहे हैं। तनसुख, गाबा, गदर, मिर्जाई और डगला। ये सारे नाम किसके हैं? अंगरखी के नाम। ठीक है, अंगरखी किसी भी रंग की हो सकती है। अंगरखी किसी भी रंग की हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ये श्वेत यानी कि सफेद, ज्यादातर ये सफेद रंग की होती है। तो दोबारा देखिए, वेशभूषा में हमने पहला पॉइंट लिया कि अधोवस्त्र, कमर से ऊपर पहने जाने वाले सारे वस्त्र क्या कहलाते हैं? अधोवस्त्र। और कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र क्या कहते हैं? अधिवास। पहले हमने पुरुषों की वेशभूषा ली।
पुरुषों की वेशभूषा में हमने पहले लिया अंगरखी। ये शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाती है। ये ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाली एक प्रकार की बनियान है। गाँव में ये मुख्यतः सफेद रंग की मोटे लट्ठे की होती है, जो बुजुर्ग लोग, दादा लोग पहनते हैं। ठीक है। इसके अन्य नाम है, इसको बुगतरी भी कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि बुगतरी, तनसुक, गाबा, गदर क्या है, इस तरह का क्वेश्चन था। तो बुगतरी भी कहते हैं इसको दूतई भी कहते हैं, इसे तनसुक के नाम से भी जाना जाता है, इसे गाबा भी कहते हैं, इसे गदर भी कहते हैं, मिर्जाई भी और डगला, ये सभी क्या है, इसके नाम है। ये किसी भी रंग की हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ये श्वेत रंग की ही होती है, सफेद रंग की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी को अभी कंटिन्यू जारी है, अभी इसका पूरा नहीं हुआ है। राजस्थान में मीनाकारी बेल बूटू वाली अंगरखी का बहुत प्रचलन है। ध्यान से देखना कि राजस्थान में सफेद रंग की होती है, लेकिन राजस्थान में मीनाकारी बेल बूटू वाली, यानी कि कसीदा कढ़ाई की वाली रंग बिरंगी जो अंगरखी है बहुत प्रचलन है। तो राजस्थान में मीनाकारी बेल बूटू वाली अंगरखी का बहुत प्रचलन है। एक अंगरखी आती है फर्रुखाबादी अंगरखी। तो दोस्तों, जिस अंगरखी के कंधों, बाहों और पीठ पर कढ़ाई की होती है, कंधों, बाहों और पीठ पर कढ़ाई की हुई होती है, वो अंगरखी क्या कहलाती है? फर्रुखाबादी अंगरखी। यानी कि फर्रुखाबादी अंगरखी कैसी होगी? उसकी बाहों पर, गले पर और कंधों पर और पीठ पर जो कढ़ाई होती है, वो अंगरखी क्या कहलाती है? फर्रुखाबादी अंगरखी। और दोस्तों, अंगरखी का ही उत्तरी रूप अचकन कहलाता है, यानी कि उसका सुधरा हुआ रूप अचकन। पूछा गया कि अचकन क्या है, तो अंगरखी का ही जो उत्तरी रूप होता है, सुधरा हुआ रूप, वो क्या कहलाता है? अचकन। तो राजस्थान में मीनाकारी बेल बूटू वाली अंगरखी का बहुत प्रचलन है। एक अंगरखी है फर्रुखाबादी अंगरखी, वो कैसी होती है? उसमें बाहों पर, कंधों पर, पीठ पर, गले पर जो कढ़ाई की हुई होती है जो अंगरखी, वो फर्रुखाबादी अंगरखी कहलाती है। और अंगरखी का ही उत्तरी रूप क्या कहलाता है? अचकन कहलाता है। दूसरा देखिए पुरुषों के वस्त्रों में, दूसरा है जामा। ध्यान से देखना, जामा क्या है दोस्तों? जामा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता है, क्योंकि हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। और ये घुटनों तक होता है, ये लंबा घुटनों तक, और जैसे जैसे कमर से नीचे जाता है तो वो चौड़ा हो जाता है यूं, लेकिन आता है घुटनों तक। इसके ऊपर चोली होती है, और ये मुख्य रूप से शादी के अवसर पर, विवाह के अवसर पर या युद्ध के समय पहना जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे ऊपर चोली होती है, यहाँ पटका होता है, पटके में तलवार घुसी होती है, और नीचे जाकर के वो, देखिए इस तरह से मैं बनाने की कोशिश करता हूं, जैसे ये है। अब ये क्या होगा? यहां से पहना जाता है, यहां से, फिर यहां एक कपड़ा बांध दिया जाता है, और यहां से फिर वो यूं आता है, यूं। और ये घुटने मान लो तो घुटने तक इस तरह से होता है, और यहां फिर इसके अंदर तलवार घुसी रहती है इस तरह से। तो ये है, तो यहां ये, और यहां कमर है, कमर में तलवार है, और ये इस तरह से चौड़ाई लेकर के घुटनों तक फिर इस तरह से आ जाता है। फिर नीचे पैर चले जाते हैं, आपको पता है, इस तरह से।
तो ये इस आकृति का होता है। तो जामा युद्ध और विवाह के अवसर पर पहना जाता है। 17वीं शताब्दी तक चाकदार जामा दरबारी पोशाक था, उसे कचौटिया जामा भी कहते हैं। मुगल सम्राट अकबर के समय गोल जामों का प्रचलन हो गया था, गोलाकार जामे, इस तरह से चौकोर नहीं थे। और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय मोहम्मद शाह के समय जामे की लंबाई जमीन तक बढ़ गई थी, वो घुटनों तक नहीं बल्कि जमीन तक नीचे चला गया था। देखिए जामा शरीर के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है, पहली विशेषता। तो जामा शरीर के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। ये घुटनों तक लंबा होता है, नीचे तक नहीं, घुटनों तक लंबा होता है। इसके ऊपर चोली पहनी जाती है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, इसका प्रयोग या तो विवाह और युद्ध के अवसर पर, विवाह और युद्ध के अवसर पर जामे पहनने का रिवाज था। 17वीं सदी तक चाकदार जामा दरबारी पोशाक थी कि दरबार में भी पहन के जाते थे। इस तरह चकदे वाला जामा दरबार में जब राजा आता था या कोई और भी, तो ये पहन के जाते थे। और इससे ही जो चाकदार जामा इससे ही कचौटिया जामा भी कहते हैं। ठीक है। मुगल बादशाह अकबर ने गोलाकार जामा का प्रचलन किया। वर्गाकार न कर गोलाकार जामा का प्रचलन, ये भी क्वेश्चन आ गया कि किस मुगल बादशाह ने गोलाकार जामे का प्रचलन किया, या किस मुगल बादशाह के समय गोलाकार जामे का प्रचलन शुरू हुआ। तो कौन सा था? मुगल बादशाह अकबर। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह के समय जामा की लंबाई जमीन तक हो गई। जामा की लंबाई कहां तक होगी? जमीन तक। पहले घुटनों तक था, बाद में जमीन तक, नीचे तक हो गया। तो देखिए, जामा शरीर के ऊपरी हिस्से में पहना जाने वाला वस्त्र है। ये घुटनों तक लंबा होता है, या इसकी लंबाई घुटनों तक होती है, घुटनों से नीचे नहीं। मैंने जब बना के बताया, चौड़ा हो जाता है। इसके ऊपर चोली पहनी जाती है। ये मुख्य रूप से शादी, विवाह या युद्ध के अवसर पर पहना जाता है। 17वीं शताब्दी में तक चाकदार जामा दरबारी पोशाक थी, अर्थात 17वीं शताब्दी तक चाकदार जामा को जब दरबार में कोई भी उपस्थित होता था तो चाकदार जामा पहन के जाता था। इसी चाकदार जामे को कचौटिया जामा भी कहा जाता है। मुगल बादशाह अकबर के समय गोलाकार जामा का प्रचलन शुरू हो गया था, और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय जामा की लंबाई जमीन तक बढ़ गई थी। क्लियर दोस्तों? तीसरा देखिए, चोगा या चुग्गा, इसे गाउन भी कहते हैं। चोगा या चुग्गा, अगला वस्त्र है चोगा या चुग्गा। तो देखिए दोस्तों, चुग्गा या चोगा क्या होता है? गाउन। ये अंगरखी के संपन्न वर्ग के लोग होते हैं, जो धनाढ़े लोग होते हैं, धनाढ़े उच्च वर्ग के लोग होते हैं, वो अंगरखी के ऊपर चोगा को पहनते हैं।
और दोस्तों जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम का जो चोगा था वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा जामा माना जाता है और वह आज भी जयपुर के सिटी पैलेस के म्यूजियम में रखा हुआ है, लोग उसको जाकर के देखते हैं। ये चोगा ऊन, रेशम और किम खाब का बना होता है। एक जामा है शिकारगाह, जिस पर शिकार के चित्र होते हैं। शिकारगाह के अलंकरण से बना हुआ सुंदर जामा भारतीय लोक कला भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संग्रहालय में रखा हुआ है। और कढ़ाई किए हुए जामे पंजाब के अमृतसर के बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। गर्मी की ऋतु में, ग्रीष्म काल में तंजेब और जामदानी दामों का पहनने का रिवाज था। अब देखिए पहला पॉइंट लिखिए इसमें, चोगा को संपन्न वर्ग के लोग, चोगा को संपन्न धनाढ़ वर्ग के लोग अंगरखी के ऊपर पहनते हैं। पहली पॉइंट इसमें, चोगा को संपन्न वर्ग के लोग अंगरखी के ऊपर पहनते हैं। विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा चोगा गाउन, ये ऊपर से नीचे तक होता है लंबा। सबसे बड़ा चोगा जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम का था और ये वर्तमान में जयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में रखा हुआ है, जहां लोग आकर के देखते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा चोगा या गाउन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम का है, जो सिटी पैलेस के म्यूजियम में रखा हुआ है। दोस्तों चोगा रेशम, ऊन और किम खाब का बना होता है। इनका बनाया जाता है। तो चोगा किसका बनाया जाता है? रेशम का होगा, ऊन का होगा या किम खाब का बना होता है। शिकारगाह यानी कि शिकार के चित्र, शिकारगाह के अलंकरण से बना हुआ सुंदर चोगा भारतीय लोक कला भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रखा हुआ है, उसके संग्रहालय में रखा हुआ है। तो शिकारगाह के अलंकरण से बना हुआ सुंदर चोगा भारतीय लोक कला भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संग्रहालय में रखा हुआ है। तो दोबारा देखिए, देखो चोगा इसी को गाउन भी कहते हैं, जो यहां से पहन करके लंबा एड़ी तक होता है। चोगा को संपन्न या धनाढ़ वर्ग के लोग अंगरखी के ऊपर पहनते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा चोगा गाउन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम का है और वो जयपुर के सिटी पैलेस के म्यूजियम में रखा हुआ है, लोग उसको देखने आते हैं। ठीक है। चोगा रेशम, ऊन और किम खाब का बना होता है, इनका बनाया जाता है। और शिकारगाह के, जिस पर शिकार के चित्र है, शिकारगाह के अलंकरण से बना हुआ सुंदर चोगा भारतीय लोक कला भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संग्रहालय में रखा हुआ है। ठीक है। इसकी कुछ बातें और हैं जो मैं अगले उसमें बता रहा हूं।
कढ़ाई किया हुआ, कढ़ाई किए हुए कढ़ाई किए हुए चोगा अमृतसर के प्रसिद्ध है। अमृतसर पंजाब। तो कढ़ाई किए हुए चोगा अमृतसर के प्रसिद्ध है। ग्रीष्म ऋतु में निम्न 2 चोगे पहने जाते हैं। एक का नाम है तंजीब और दूसरे का नाम है जामदानी। तो कढ़ाई किए हुए ये चोगे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? कढ़ाई किया हुआ चोगा या कढ़ाई किए हुए चोगे पंजाब के अमृतसर के बहुत लोकप्रिय हैं। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में कैसे चोगे पहने जाते हैं? ग्रीष्म ऋतु में तंजेब चोगा और एक जामदानी चोगे पहने जाते हैं। ये दोस्तों अंगरखी पढ़ा, जामा पढ़ा, तीसरा हमने क्या पढ़ा? चोगा, पुरुषों के वस्त्रों में। अब हम चौथा जो पुरुषों का जो महत्वपूर्ण वस्त्र है उसको लेकर के आ रहे हैं। देखिए कौन सा है? आत्मसुख। तो देखिए दोस्तों, आत्मसुख क्या होता है? सर्दी की ऋतु में जब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, जैसे अब सर्दी पड़ रही है, सर्दी की ऋतु में अंगरखी के ऊपर चोगा तो एक फैशन का होता है। सर्दी की ऋतु में अंगरखी के ऊपर आत्मसुख पहनते हैं। ये चोगे से लंबा रुईदार होता है, लेकिन इसकी बाहें छोटी होती है, चोगे की बाहें लंबी होती है। पहली बात तो ये। और सबसे पुराना जो आत्मसुख है वो जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम का ही है, जो सिटी पैलेस में रखा हुआ है। दोस्तों, आत्मसुख का जो प्रचलन था वो रजवाड़ों में था, अब उसका प्रचलन लगभग खत्म हो गया है। ये जो चोगा है, ये आत्मसुख है, ये अरमानी फर का बना होता है और इसकी तुलना कश्मीरी फिरन से की जाती है। तो देखिए पहला पॉइंट देखिए, तेज सर्दियों में आत्मसुख, तेज सर्दियों में, ध्यान से देखना, तेज सर्दियों में आत्मसुख अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। अंगरखी के ऊपर पहना जाता है, पहला पॉइंट। सबसे पुराना आत्मसुख जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम का ही है, और यह भी कहाँ रखा हुआ है? जयपुर के सिटी पैलेस में रखा हुआ है। आत्मसुख अरमानी फर का बना होता है। किसका बना होता है? अरमानी फर का। और इसकी तुलना कश्मीरी फिरन से की जाती है। तो ये अरमानी फर का बना होता है, इसकी तुलना कश्मीरी फिरन से की जाए। क्वेश्चन आ गया कि आत्मसुख की तुलना किससे की जाती है? कश्मीरी फिरन से की जाती है, ये वस्त्र है। तो दोबारा देखिए, आत्मसुख तेज सर्दियों में आत्मसुख अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। सबसे पुराना आत्मसुख जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम का है। ये जयपुर के सिटी पैलेस में रखा हुआ है।
ये अरमानी फर का बना होता है और इसकी तुलना कश्मीरी फिरन से की जाती है। पांचवा देखिए, टोपी। टोपी नाम आते ही आप सब लोग समझ गए होंगे, लेकिन यहां देखिए अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो टोपी 19वीं शताब्दी के आते आते पगड़ी का स्थान टोपी ने ले लिया, कि जहां पगड़ी बांधी जाती थी वहां लोगों ने टोपी पहनना शुरू कर दिया। अब टोपी के भी कई प्रकार है, जैसे एक तो चौपलिया टोपी जो कपड़े के 4 टुकड़ों को बनाकर के बनाई जाती है। फिर दुपलिया टोपी, वो कपड़े के 2 टुकड़ों को जोड़ के बनाई जाती है। एक होती है खांगसानुमा टोपी। ये टोपी ऐसी टोपी होती है जो पगड़ी की तरह ही पूरे सिर को ढक लेती है, पूरे सिर को, यानी यहां से लेकर के पूरे सिर को ढक लेती है। और देखिए अब टोपी पहला 19वीं सदी में पगड़ी का स्थान टोपी ने ले लिया। 19वीं सदी में पगड़ी का स्थान किसने ले लिया? टोपी। जो लोग पगड़ी पहनते थे पगड़ी के स्थान पर टोपी पहनना शुरू कर दिया। सामान्यतः विशेष अवसरों पर ही वो पगड़ी पहनते थे, बाकी अवसरों पर वो टोपी पहनना, कपड़ा डालना ये करते थे। टोपी के प्रकार जैसे चौपलिया टोपी, ये कपड़े के 4 टुकड़ों को जोड़कर बनाई जाती है। कपड़े के 4 टुकड़ों को जोड़कर बनाई जाती है, वो टोपी क्या कहलाती है? चौपलिया टोपी कहलाती है। दूसरा दुपलिया टोपी, ये कपड़े के 2 टुकड़ों को जोड़कर बनाई जाती है। तीसरी है खांगसा नुमा टोपी। खांगसा नुमा टोपी, ये टोपी पगड़ी की भांति पूरे सिर को ढक लेती है। ठीक है, तो 19वीं सदी में लोग टोपी का प्रचलन शुरू हो गया था। पगड़ी के स्थान पर पगड़ी विशेष अवसरों पर पहनी जाती थी, बाकी सामान्य दिनों में टोपी पहनना शुरू कर दिया था लोगों ने। टोपी के 3 प्रकार मैंने आपको बताए। चौपलिया टोपी जो कपड़े के 4 टुकड़ों को जोड़ करके बनाई जाती है, वो टोपी क्या कहलाती है? चौपलिया टोपी। दुपलिया टोपी जो 2 टुकड़ों को जोड़कर बनाई जाती है, वो टोपी क्या कहलाती है? दुपलिया टोपी कहलाती है। एक है खांगसानुमा टोपी। ये टोपी ऐसी होती है जो पगड़ी की भांति, जिस प्रकार से पगड़ी पूरे सिर को ढक लेती है, उसी प्रकार से खांगसानुमा टोपी भी पगड़ी की भांति पूरे सिर को ढक लेती है। अब हम लेते हैं 5वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5वां प्रकार, देखना। 5वां प्रकार है पगड़ी। पगड़ी देखिए दोस्तों, पगड़ी का नाम आते ही, पगड़ी कहां बांधी जाती है? सिर पर बांधी जाती है। और पगड़ी किसका प्रतीक होती है? प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। कहीं नहीं तो पगड़ी, अपनी पगड़ी किसी के पैर में रख दी अपनी कोई बात मनाने के लिए, तो कहते हैं कि लोग यार पगड़ी अपने तुम्हारे पैरों में रख दी तो इसकी बात मान जाओ। तो पगड़ी प्रतिष्ठा और सम्मान का सूचक होती है। तो देखिए, पगड़ी सिर पर बांधी जाती है। तो पगड़ी कहां पर बांध जाती है? सिर पर बांध जाती है, सबको पता है। पगड़ी प्रतिष्ठा और
सम्मान का सूचक होती है। दूसरी बात, तो पगड़ी प्रतिष्ठा और सम्मान का सूचक होती है, सबको पता है। पगड़ी के अन्य नाम, पगड़ी अन्य किन नामों से जानी जाती है? देखिए, पगड़ी को पाग भी कहते हैं, फेंटा भी कहते हैं, पेचा भी कहते हैं, बाग भी कहते हैं और चीरा भी कहते हैं, शापा कहते हैं और फेंटिया भी कहते हैं। तो ये सारे पगड़ी के नाम हैं। तो पगड़ी को पाग भी कहते हैं, ठीक है, इसे फेंटा भी कहते हैं, इसे पेंचा भी कहते हैं, बाग भी कहते हैं, चीरा भी कहते हैं, साफा भी कहते हैं और फेंटिया भी कहते हैं। देखना, मेवाड़ में पगड़ी को पगड़ी बोलते हैं और मारवाड़ में अर्थात जोधपुर में पगड़ी को क्या कहते हैं? साफा बोलते हैं। तो मेवाड़ में पगड़ी को क्या कहते हैं? पगड़ी बोलते हैं और मारवाड़ में इसको साफा बोलते हैं। त्योहारों, उत्सवों, ऋतुओं, जातियों और क्षेत्र के आधार पर पगड़ियां कई प्रकार की होती हैं। तो त्योहारों, उत्सवों, ऋतुओं, जातियों, क्षेत्र के आधार पर पगड़ी विभिन्न प्रकार की होती है। अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग पगड़ियाँ बांधते हैं, अलग अलग त्योहारों पर अलग कई विभिन्न प्रकार की, उत्सवों पर विभिन्न प्रकार की, ऋतुओं के अनुसार भी लोग पगड़ी बांधते हैं, जाति विशेष के लोग भी अलग पगड़ियाँ बांधते हैं। तो त्योहारों, उत्सवों, ऋतुओं, जातियों और क्षेत्र के आधार पर पगड़ियाँ कई प्रकार की होती हैं। तो पगड़ी सिर पर बांधी जाती है, ये प्रतिष्ठा और सम्मान का सूचक होती है। पगड़ी के बहुत सारे अन्य नाम हैं, जैसे पाग है, फेंटा है, पेंचा है, बाग है, चीरा है, सापा है, फेंटिया है। और मेवाड़ में पगड़ी को पगड़ी बोलते हैं और मारवाड़ और जोधपुर में पगड़ी को साफा बोलते हैं। त्योहारों, उत्सवों, ऋतुओं, जातियों और क्षेत्र के आधार पर लोग अलग अलग प्रकार की पगड़ियां पहनते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे लहरिया पगड़ी, ये कब पहनी जाती है? देखिए, लहरिया पगड़ी तीज के त्योहार पर, श्रावण के माह में। तो लहरिया पगड़ी लोग तीज के त्योहार, लहरिया देखिए, लहरिया ओढ़नी भी होती है। यहां देखिए दो चीजें मैंने आपको हैंडीक्राफ्ट में पढ़ाया था, लहरिया ओढ़नी भी है। कपड़े को एक सिरे से दूसरे सिरे तक बांधने पर उस पर लहर पड़ जाती है, तो लहरिया ओढ़नी भी है और पगड़ी भी है। तो लहरिया पगड़ी तीज के त्योहार पर श्रावण के महीने में लोग इसको बांधते हैं। नेक्स्ट, मदिर पगड़ी, दशहरे के त्योहार पर बांधते हैं और इस पर सलमा सितारों की
कढ़ाई होती है। तो मदिल पगड़ी दशहरे के त्योहार पर बांधी जाती है और ये सलमा सितारों की कढ़ाई से युक्त होती है। होली के त्योहार पर फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती है और इसका रंग होता है सफेद और पीला। तो होली के अवसर पर फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती है और वो कैसे रंग की होती है? सफेद और पीले रंग की। वर्षा ऋतु में हरी और कसुमल पगड़ी पहनी जाती है। तो वर्षा ऋतु में कैसे पगड़ी पहनी जाती है? हरी और कसुमल पगड़ी। ठीक है। इसी प्रकार से सर्दियों में कसुम्बी पगड़ी पहनी जाती है। कैसी पगड़ी? कसुम्बी पगड़ी सर्दियों में। इसी प्रकार से गर्मियों में या ग्रीष्म ऋतु में केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। ठीक है। विवाह के अवसर पर मोठड़ी की पगड़ी, देखिए यहां मोठड़ा पगड़ी भी है और ओढ़नी भी है। शोक के अवसर पर सफेद पगड़ी पहनी जाती है, सब लोग जानते हैं। और राजपूत लोग युद्ध के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनते थे? केसरिया पगड़ी। तो राजपूत लोग युद्ध के अवसर पर केसरिया पगड़ी पहनते थे। तो देखिए ऋतुओं, त्योहारों, जातियों के आधार पर अलग अलग प्रकार की पगड़ियां ये पहनी जाती हैं। हमने कुछ पगड़ियों की यहाँ पर आपको उदाहरण भी दिए, जैसे लहरिया पगड़ी तीज के त्योहार पर, श्रावण के महीने में जो तीज का त्योहार आता है श्रावण शुक्ला 3 को, तो उस पर ये लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं महिलाएं। मदिल पगड़ी ये दशहरे के त्योहार पर पहनी जाती है और ये सलमा सितारों की कढ़ाई से युक्त होती है, बहुत सुंदर पगड़ी होती है। होली के अवसर पर फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती है, इसका रंग सफेद और पीला होता है। वर्षा ऋतु में कैसी पगड़ी पहनी जाती है? हरी पगड़ी और कसुमल पगड़ी, ये ध्यान देना, कसुमल पगड़ी और हरी पगड़ी वर्षा ऋतु में पहनी जाती है। सर्दियों में कसुमी पगड़ी पहनी जाती है। क्वेश्चन आता है कि कसुमी पगड़ी किस ऋतु में पहनी जाती है? तो आपका उत्तर क्या होगा? सर्दियों में कसुमी पगड़ी। इसी प्रकार से वही क्वेश्चन है, गर्मियों में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? केसरिया पगड़ी। और केसरिया पगड़ी आगे देखिए कहाँ पहनी जाएगी। तो क्वेश्चन आ गया, केसरिया पगड़ी किस ऋतु में पहनी जाती है? वर्षा ऋतु में, सर्दी ऋतु में, ग्रीष्म में या बसंत ऋतु में? तो ये गर्मियों में केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। विवाह के अवसर पर लोग मोठड़े की पगड़ी पहनते हैं। मोठड़ा बंधेज का एक प्रकार है और बहुत ही सुंदर पगड़ियां होती हैं इसकी, इस बंधेज में। शोक के अवसर पर सफेद रंग की, आपको पता ही है, जब कोई मर जाता है और जब उत्तराधिकार के रूप में बड़े बेटे के, मृतक के बड़े पुत्र के जो पगड़ी बांधी जाती है वो सफेद रंग की होती है। तो शोक के अवसर पर लोग लगभग सफेद रंग की पगड़ी पहनते हैं। और राजपूत लोग जब युद्ध करने जाते हैं, अंतिम युद्ध करने जाते हैं, तो केसरिया वस्त्र धारण करके जाते हैं, केसरिया पगड़ी पहनते हैं और केसरिया युद्ध करते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये लोग केसरिया पगड़ी पहनते हैं। उदयपुर में, मेवाड़ में पगड़ी को पगड़ी, जोधपुर में पगड़ी को सापा कहते हैं। देखिए आगे, उदयपुरी पगड़ी
और जोधपुर का चूंदड़ी का साफा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से एक रोबीला साफा, ये भी मारवाड़ का प्रसिद्ध है। तो यहां ध्यान देखिए, उदयपुरी पगड़ी और जोधपुर का चूंदड़ी का साफा पूरे भारत में लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से एक बार क्वेश्चन आया कि रोबीला साफा कहां का लोकप्रिय है, तो रोबीला साफा कहां का लोकप्रिय है? मारवाड़ अर्थात जोधपुर का। इसी प्रकार से है राजशाही पगड़ी, ये जयपुर की प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध पगड़ी है और इस पर लाल रंग के लहरिया बने होते हैं। तो राजशाही पगड़ी कहां की है? जयपुर की लोकप्रिय है और इस पर लाल रंग के कैसे क्या बने होते हैं? लहरिया बने होते हैं। इसी प्रकार से जयपुर की पंचरंगी पाग भी बहुत लोकप्रिय है। जयपुर की पंचरंगी पाग बहुत लोकप्रिय है और उसमें जो कलर होते हैं पंचरंगी पाग में, वो कलर आपको पता ही है। रंग कैसे होते हैं इसके? नीला, पीला, हरा, लाल और गुलाबी, 5 रंग हो गए। तो दोबारा देखिए, उदयपुरी पगड़ी और जोधपुर का चूंदड़ी का साफा पूरे भारत में लोकप्रिय है। क्लियर? भारत में प्रसिद्ध है। रोबीला साफा ये मारवाड़ जोधपुर का बहुत ही लोकप्रिय साफा माना जाता है। क्वेश्चन आया हुआ कि रोबीला साफा कहाँ का है? मारवाड़ का प्रसिद्ध। राजशाही पगड़ी ये जयपुर जिले की बहुत लोकप्रिय पगड़ी है और इस पर लाल रंग के लहरिये बने होते हैं डिजाइन में। इसी प्रकार जयपुर की पंचरंगी पाग भी बहुत लोकप्रिय है। इसमें नीला, पीला, हरा, लाल, गुलाबी ये 5 रंग होते हैं। उदयपुर की पगड़ी चपटी होती है। उदयपुर की पगड़ी कैसी होती है? चपटी होती है। इसी प्रकार से जोधपुर की पगड़ी छज्जेदार और खिड़कीदार होती है। छज्जेदार और खिड़कीदार होती है, यह पूछा गया है। इसी प्रकार जयपुर की पगड़ी खूंटेदार होती है, मतलब खूंटे की तरह यह ऊपर निकली होती है। तो उदयपुर की पगड़ी चपटी होती है। जोधपुर की पगड़ी छज्जेदार, आगे खिड़की की तरह निकली होती है। जयपुर की पगड़ी ऊंची होती है, खूंटे की तरह, यहाँ ऊपर एक बिल्कुल खूंटे तरह एक डिजाइन दिखाई देगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चपटी पगड़ी कहाँ की? उदयपुर की। छज्जेदार या खिड़कीदार पगड़ी कहाँ की? जोधपुर की। और खूंटेदार पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जयपुर की लोकप्रिय पगड़ी है। अब देखिए, राजस्थान में जो सबसे लोकप्रिय पगड़ियां होती है वो मेवाड़ की होती है। तो देखिए, राजस्थान में मेवाड़ की पगड़ी सर्वाधिक लोकप्रिय है। ये पॉइंट है कि राजस्थान में कहाँ की पगड़ी सर्वाधिक लोकप्रिय है? मेवाड़ की पगड़ी सर्वाधिक लोकप्रिय होती है। मेवाड़ में प्रचलित विभिन्न पगड़ियां, मेवाड़ में प्रचलित विभिन्न पगड़ियां देखिए कौन कौन सी हैं।
नंबर 1 उदय शाही पगड़ी, महाराणा उदय सिंह के समय में। तो उदय शाही पगड़ी ये महाराणा उदय सिंह के समय में लोकप्रिय थी। दूसरी पगड़ी देखिए, अमरशाही पगड़ी, अमर सिंह द्वितीय के समय। तीसरी अरसी शाही पगड़ी, ये महाराणा हरि सिंह के समय प्रचलित थी। चौथी देखिए, भीमशाही पगड़ी, महाराणा भीम सिंह के समय। पांचवी देखिए, स्वरूप शाही पगड़ी, महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह के समय। इसके अलावा अन्य पगड़ियां, ये पगड़ियों के प्रकार हैं, अन्य पगड़ियां नियम है देखिए। अटपटी पगड़ी, खंजर शाही पगड़ी, ठीक है। शिवशाही पगड़ी, विजयशाही पगड़ी, जसवंत शाही पगड़ी, सोंडावत शाही पगड़ी और हमीर शाही पगड़ी। ये सब पगड़ियों के प्रकार है। तो दोबारा देखिए, राजस्थान में मेवाड़ की पगड़ी सर्वाधिक लोकप्रिय होती हैं और मेवाड़ में प्रचलित विभिन्न पगड़ियां निम्न है। जैसे उदय शाही पगड़ी, ये महाराणा उदय सिंह के समय में लोकप्रिय थी। अमर शाही, ये महाराणा अमर सिंह द्वितीय के समय लोकप्रिय थी। अरसी शाही, ये हरि सिंह के समय में। भीम शाही पगड़ी, ये महाराणा भीम सिंह के समय में। स्वरूप शाही, ये महाराणा स्वरूप सिंह के समय में। और इसके अलावा जो पगड़ियां हैं, पगड़ियों के प्रकार वो हैं अटपटी पगड़ी, खंजर शाही पगड़ी, शिवशाही, विजय शाही पगड़ी, जसवंत शाही, चुंडावत शाही, हमीर शाही, ये सभी पगड़ियों के प्रकार हैं। एक बार क्वेश्चन आया था यहाँ पर कि उदय शाही, विजय शाही, अमर शाही ये क्या है। एक बार शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन था, तो उसमें था पगड़ियों के प्रकार या शराब की विभिन्न क्वालिटीज, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन था। तो ये क्या थे, पगड़ियों के प्रकार है। मेवाड़ में जो महाराणा की पगड़ी बांधता है, मेवाड़ में जो महाराणा की पगड़ी वो छापदार कहलाता है। तो मेवाड़ में महाराणा की जो पगड़ी बांधता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है, छापदार कहलाता है। दोस्तों, पगड़ी को सजाने और चमकीली बनाने के लिए, सजाने और चमकीली बनाने के उस पर तुर्रा, सरपेच,
तुर्रा, सरपेश और लटकन आदि लगाई जाती है। अब देखा नहीं कि जैसे पगड़ी बंधी होती है तो उस पर तुर्रा लगाता है, फिर यहाँ पर और सजाने के लिए सरपेश लगती है, फिर कई उसके लटकन लगती हैं। तो पगड़ी को सजाने और चमकीली बनाने के लिए उस पर क्या लगाया जाता है? तुर्रा, सरपेश और लटकन आदि लगाई जाती है। ये दोस्तों आपकी पगड़ी के बारे में विस्तार से हमने चर्चा की थी। अब अगला जो है पगड़ी के बाद में जो वस्त्र है वो है पटका। इसको कमरबंद भी कहते हैं, पटका या कमरबंद। दोस्तों ये कमर पर बांधा जाता है, बांधा जाने वाला वस्त्र है। मैंने जामा पढ़ा है, उसमें बताया था कमर के ऊपर वो दुपट्टा सा होता है, उसको यूं बांध देते हैं, ठीक है। और इस पटका में तलवार, खंजर और कटारी ठूसी रहती है या घुसी रहती है। यहां पर पटका बांध दिया और उसमें तलवार या खंजर या कटारी ठूसी रहती है। और दोस्तों पटका मुख्य रूप से अंगरखी और जामा पर बांधा जाता है। पटका कहां बांधा जाता है? मुख्य रूप से अंगरखी पहली, जामा और उसके ऊपर बांधा जाता है, फिर उसमें तलवार या खंजरियां घुसी रहती हैं। पटका रेशम का बना होता है। ये जो कपड़ा है ये रेशम का बना होता है, बहुत ही रंगीला, रंग बिरंगी रेशम का बनाया जाता है। और राजस्थान में निम्न पटके लोकप्रिय हैं। एक तो अहमदाबाद के पटके, इसके अलावा दूसरा चंदेरी के पटके और बनारस के पटके, बहुत लोकप्रिय। चंदेरी एमपी और बनारस यूपी, जहां से मोदी चुनाव लड़ता है वही बनारस। तो पटका कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र होता है। इसके अंदर तलवार, खंजर या कटारी ठूसी रहती है। ये अंगरखी और जामा के ऊपर बांधा जाता है। ये रेशम का बना होता है। और राजस्थान में निम्न पटके बहुत लोकप्रिय हैं। अहमदाबाद के पटके, चंदेरी के पटके और बनारस के पटके, ये बहुत लोकप्रिय होते हैं। अगला वस्त्र है ब्रजेश या अगला वस्त्र है ब्रजेश या बिरजस, ब्रजेश या बिरजस। तो दोस्तों ये चूड़ीदार पायजामा के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र है। ये ऊन का बना होता है और राजस्थान में इसका प्रचलन अंग्रेजों के आने के बाद हुआ था। ये पैरों से लेकर घुटनों तक टाइट होता है और घुटनों से कमर तक घेरदार चौड़ा होता है। चौड़ा होता है लेकिन घेरदार बना हुआ होता है ऊपर, तो घुटनों तक तो घेरदार चौड़ा होता है, घुटनों से पैरों तक ये टाइट होता है। सिर के ऊपर टोपी बांधी जाती है और ये मुख्य रूप से शिकार करते समय इसको पहना जाता है। आज भी, वैसे तो सब जगह प्रचलन नहीं होता है इसका, मारवाड़ और मेवाड़ में आज भी इसका प्रचलन है। तो ये चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहना जाता है। तो चूड़ीदार पायजामा के स्थान पर पहना जाता है, पहली बात। दूसरा, ये ऊन का बना होता है। तीसरा, इसका प्रचलन राजस्थान में
अंग्रेजों के आने के बाद हुआ, अंग्रेजों ने इसका प्रचलन किया। तो राजस्थान में इसका प्रचलन अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों द्वारा किया गया। पैरों से घुटनों तक टाइट होता है, घुटनों से कमर तक घेरदार चौड़ा होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, इसको शिकार पर जाते समय पहना जाता है। जब शिकार पर जाते हैं तब इसको पहना जाता है। वर्तमान में इसका प्रचलन मारवाड़ और मेवाड़ में। ठीक है, तो दोबारा देखिए, बिरचेस या बिरजस ये चूड़ीदार पजामे के स्थान पर पहना जाने वाला वस्त्र होता है। उसी की तरह ये ऊन का बना होता है। इसका प्रचलन अंग्रेजों के आने के बाद यहां हुआ, अर्थात इसका प्रचलन किसने किया? अंग्रेजों ने यहां पर राजस्थान में इसका प्रचलन किया। पैरों से घुटनों तक ये टाइट होता है और घुटनों से कमर तक घेरदार चौड़ा होता है। शिकार पर जाते समय इसको पहना जाता है और वर्तमान में इसका प्रचलन मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में है। नेक्स्ट देखिए, पछेवड़ा। पछेवड़ा दोस्तों रेजी कपड़े की बनी एक मोटी चादर होती है और सर्दियों में इसको शरीर के ऊपर ओढ़ा जाता है। तो देखिए, ये रेजी के कपड़े की बनी मोटी चादर होती है। रेजी के कपड़े की बनी मोटी चादर होती है और इसे सर्दियों में ओढ़ा जाता है। ठीक है, तो पछेवड़ा क्या है? रेजी कपड़े की बनी हुई एक मोटी चादर होती है और सर्दियों में इसको शरीर के ऊपर ओढ़ा जाता है। इसके अलावा है घुगी। घुगी आपको पता है, देखिए घुगी ऊनी कपड़े की बनी होती है। ऊनी कपड़े की बनी होती है और सर्दी और वर्षा से बचने के लिए इसको पहना जाता है। घुगी नहीं देखते गांव में जो चादर होती है उसकी यूं करके लोग यूं ओढ़ लेते हैं, यूं पकड़ लेते हैं, यहां से यूं करके और यूं ओढ़ करके, बूढ़े लोग, वो घुगी होती है। तो घुगी ऊन के कपड़े की बनी होती है और सर्दी और वर्षा के बचाव के लिए गांव में इसको लोग पहनते हैं। और एक घुगी होती है जो छोटा बच्चा होता है, उसका जो टोपला होता है, यहाँ से गले में बांध दिया, उसके ये फुंदा लगा दिया होती है, वो भी घुगी कहलाती है। अगला है जोधपुरी कोट और पैंट। दोस्तों जोधपुरी कोट और पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। तो जोधपुरी कोट और पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। बहुत ही सुंदर होता है दोस्तों ये। तो रेजी पछेवड़ा रेजी के कपड़े की बनी मोटी चादर होती है और इसे सर्दियों में गांव में आप देखते हो लोग ओढ़ते हैं। घुगी ये ऊन के कपड़े का बना होता है, सर्दी और वर्षा से बचाव के लिए लोग इसको ओढ़ते हैं, यूं करके यूं ओढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्त, ठीक है। और जोधपुरी कोट और पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। ये दोस्तों पुरुषों की वेशभूषा हो गई। अब अगला जो वेशभूषा का टॉपिक होगा
उसमें महिलाओं की वेशभूषा, उसके साथ ही आदिवासियों की वेशभूषा पर चर्चा होगी। अगले टॉपिक को लेकर के मैं तुरंत ही आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक दोस्तों, विद्यार्थियों, नमस्कार और आप सभी को धन्यवाद जो आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे झेल रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही अच्छा देने की, और फिर भी यदि कहीं कोई कमी रह गई हो तो मैं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होंगे उनमें पूरी कर दूंगा, या फिर फीडबैक में भी आप ओनर्स को बता सकते हो। धन्यवाद।